एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पहले चैप्टर में से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब यदि आपने पूरे चैप्टर की थ्योरी रिवाइज कर ली है तो ये जो प्रॉब्लम्स का सेट है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, जिससे इन सारी प्रॉब्लम्स को करने के बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा। आपको बार बार थ्योरी उठाने की ज़रूरत नहीं है। इन प्रॉब्लम्स को कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम जो पोर्शन है चैप्टर का वो रिवाइज हो जाएगा सिर्फ इन क्वेश्चंस की हेल्प से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दिया है कि एक पैसा कॉइन है जो बना हुआ है इस एलॉय से, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय है, और उसका वेट जो है वो दिया हुआ है 3/4 ग्राम के बराबर। इसका स्क्वायर शेप है और इसका डायगोनल है इतने मिलीमीटर का। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई भी एक्सेस ना तो इलेक्ट्रॉन है ना ही डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्वेश्चन में बताई हुई है। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब यही है। ट्रीटिंग द पैसा कॉइन मेड अप ऑफ ओनली एल्यूमिनियम, हमें मानना है कि मैग्नीशियम का जो अमाउंट है वो उसको नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट आप एल्यूमिनियम से ही बना हुआ मानिए उसे। So we have to find the magnitude of equal number of positive and negative charges. What conclusion do you draw from this magnitude? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एक एल्यूमिनियम का कॉइन है और एल्यूमिनियम के बारे में आप जानते हैं, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 13 और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 27। ठीक, ये सबको याद है। अब मैं कह सकता हूं कि इस एल्यूमिनियम में क्या होगा कि 13 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने वाले हैं, और एक न्यूट्रल एटम की बात, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसमें 13 ही इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाले हैं। तो आपको या तो 13 प्रोटॉन्स का चार्ज बता दीजिए या 13 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बता दीजिए, वो एक ही बात है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इस क्वांटिटी में देखिए कि जो अमाउंट हमारे पास है, इस अमाउंट में कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे, और इसमें प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमें टोटल जो चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज वो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए बेटा, ये 0.75 ग्राम है और इस मास को हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 27। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल्स हैं। अब उसमें मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको क्या मिलेगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और इस नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैं प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बताइए एक प्रोटॉन की चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि ये टोटल चार्ज है Q के बराबर। Q जो हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू जो है वो इतनी है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये 0.75 को 3/4 लिख सकता हूँ, तो आ जाएगा आपके पास 1/36। 3/4, 3 से गया 27 9 टाइम्स, 1/4 इंटू 936 इंटू इसको मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23 इंटू 13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से 6 से इसको उड़ा दीजिए, 6 छंगा 36, और 6 से आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 13 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा आपको, और यहाँ पे मिलेगा आपको ऑर्डर 10⁻4 ये चार्ज आपको मिलने वाला है। तो ये आपके पास कोई नंबर होगा 10 से छोटा, और ये है 10⁻4 और हमारा आंसर है कूलम। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये बहुत बहुत ज़्यादा है। हमारे आसपास जो चार्ज यदि हम देखें तो वो माइक्रो कूलम्स में चार्ज, नैनो कूलम्स में चार्ज हमें मिलता है। यहाँ पे चार्ज जो है 10⁻4 कूलम के ऑर्डर में हमें मिल रहा है। ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, ये चार्ज की डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस नहीं है। ये जो चार्ज है, इतना ह्यूज जो चार्ज है, ये बता रहा है कि यदि हम एल्यूमिनियम के सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें डाल दें, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी की आप उसमें अधिकता कर दें, एक्सेस कर दें, तो इतना चार्ज, इतना ह्यूज चार्ज उस पर आ जाएगा इतनी छोटी सी क्वांटिटी में। तो छोटा सा अमाउंट जो है इस मटेरियल का, ये इतना चार्ज तक कैरी कर सकता है। ठीक है, तो ये बात इससे ये यहाँ पे हमें पता चलती है। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
कि एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और उसको एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के पास में रखा जाता है। आपको बताना है कि जो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ जो सिचुएशन है कि एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और इसके साथ में एक कंडक्टिंग स्फीयर है जो आइसोलेटेड है, यानी कि और कोई इसके आसपास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज है। तो हम ये बात जानते हैं कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे चूज करता हूँ, कोई भी पॉइंट मैं इस कंडक्टर के अंदर चूज करता हूँ, तो इस कंडक्टर के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और होना चाहिए जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से होगा, ये भी आप जानते हैं, इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों का सम जो है बेटा क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, हमेशा होल्ड करती है। आप कैसे भी कंडक्टर को कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दीजिए, इसके किसी भी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर जहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, 0 होता ही है। तो इस के ऊपर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए, तो वो हमें मिलता है कुछ इस तरीके से कि इस पॉजिटिव के सबसे नज़दीक वाला जो फेस है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और इसके ऑपोजिट वाले फेस पर जो है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो आप नहीं बता सकते एग्जैक्ट, लेकिन आप इतना बता सकते हैं कि जितना चार्ज नेगेटिव होगा उतना ही चार्ज पॉजिटिव होगा, बिकॉज इनिशियली स्फीयर न्यूट्रल था। तो चार्ज कंजर्वेशन आप लगाएंगे तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से होगा। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस चार्जेस की वजह से, वो इस तरफ होने वाला है, दोनों आपस में बराबर होने वाले हैं। तो हम ये बात समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, अब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल ही सकती हैं, पॉजिटिव चार्ज पे खत्म नहीं होंगी। दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो समाप्त होती हैं, खत्म होती हैं। तीसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चौथी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे चारों क्राइटेरिया जो है फॉलो करने वाली जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो पहले डायग्राम को छोड़ के आप दूसरे, तीसरा, चौथा देखिए, मुझे तो आंसर पता है। तो इसमें क्या दिक्कत है कि यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहाँ तक पहुँच रही हैं, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ से क्यों घुस रही हैं? यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए थी। तो इसका मतलब इसकी वजह से ये डायग्राम गलत हो जाता है। अब इसकी और इसकी बात करें, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इसमें भी फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। आपके पास ऑप्शन बचता है ये, और आप चेक कर सकते हैं कि सारे क्राइटेरियाज को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और हर एक पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर हैं कंडक्टिंग सरफेस के। ये कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो है निकल रही हैं, और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलना, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होना, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलना। तो ये वाला जो डायग्राम है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन में। इस अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक क्रिस्टल यूनिट है, एक यूनिट सेल दिया हुआ है सीजियम क्लोराइड का, और वहाँ पे बताया हुआ है कि इस पूरे क्यूब के सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर रखा हुआ है क्लोरीन का आयन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, एक्सेस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है क्लोराइड आयन का। और इस यूनिट सेल के, इस क्यूब के आठों के आठों कॉर्नर्स पे सीजियम प्लस आयन जो है वो लगा हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि सीजियम के ऊपर जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसका चार्ज भी ई है, नेगेटिव ई, और यहाँ पे इसका चार्ज जो है वो ई के बराबर है, प्लस ई के बराबर। तो ये आठों कॉर्नर्स पे प्लस ई रखा हुआ है और सेंटर पे जो है वो माइनस ई रखा हुआ है, इस तरीके से। अब आपसे पूछा गया है पहले पार्ट में, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, what is the net electric field on the chloride atom due to the 8 cesium atom। अब 8 cesium atom एक रेगुलर पॉलीगन के कॉर्नर्स पे रखे हैं, वर्टाइसिस पे रखे हैं, तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर आएगा। या तो आप ये याद भी रख सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट
कि यदि आपके पास एक रेगुलर एन गन है, रेगुलर एन गन, जैसे ट्राइंगल हो, रेगुलर ट्राइंगल यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, रेगुलर आपके पास टेट्रागन हो यानी कि स्क्वायर है, आपके पास पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, यदि उसके सारे वर्टाइसेस पे क्यूब है, क्यूब एक रेगुलर एन गन कह सकते हैं, तो आपके पास रेगुलर आपके पास शेप है, उसके हर एक वर्टाइसेस पे एक एक चार्जेस रखे हुए हैं, चार्जेस सब आइडेंटिकल हैं, तो उस शेप के सेंटर पे होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर होता है। तो ये आठों की वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये है इस बात को बताने का। अब ये आया कैसे कि देखो यार, ये बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग हैं दोनों चार्जेस, और दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। बिकॉज इक्वल डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे, तो एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे ही सारे बॉडी डायगोनल जो हैं, 4 के 4 बॉडी डायगोनल के अक्रॉस 8 चार्जेस रखे हैं, तो वो एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले पार्ट का आंसर जो है वो 0 होना चाहिए, बिकॉज सारे के सारे चार्जेस जो हैं एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर रहे हैं एट द सेंटर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो ही कैंसिल आउट कर रहे हैं, और किसी पॉइंट पर पूछें तो बात बदल सकती है। अब अगले पार्ट में पूछा गया है, यदि एक कॉर्नर ए में सीजियम का एटम जो है मिसिंग है, तो आपको बताना है कि क्लोराइड आयन पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 7 रिमेनिंग सीजियम आयन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक क्यूब है, और क्यूब के 8 कॉर्नर में पहले सीजियम एटम था, सीजियम आयन था, और अब जो है 7 ही बचे हैं। तो एक यहाँ पे सीजियम आयन, सीजियम आयन, सीजियम आयन, सीजियम, 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 और सेंटर पे रखा है क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे जो है मिसिंग है सीजियम आयन, हमें सेंटर पे फोर्स निकालना है कि इस क्लोराइड आयन के साथ कितना फोर्स लग रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ कि प्लस ई चार्ज है और यहाँ पे माइनस ई चार्ज है। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको सेंटर पर निकालना है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द 8 चार्जेस जो कॉर्नर पे रखे हैं, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कॉर्नर्स पे रखे हैं, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और है, तो मैं इन दोनों का जो वेक्टर सम है कर दूंगा, तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब कॉर्नर पे 8 चार्जेस रखे होते हैं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ इस इक्वेशन से कि जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन क्लोराइड आयन विल बी इक्वल टू कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनटू चार्ज ऑन क्लोराइड आयन दैट इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दीजिए KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी होती है इस वर्टेक्स से यहाँ बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस होता है A√3/2, A√3/2 फिर जो आपके पास बॉडी डायगोनल है उसकी लेंथ है डिवाइडेड बाई 2, और इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे E। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा कि सेंटर पर रखा हुआ जो आपके पास क्लोराइड आयन है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा। अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस हैं Q एंड -3Q प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन x एक्सिस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। Where should a third charge 2Q be placed such that it will not experience any force? कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए हमारे इस नए तीसरे चार्ज के ऊपर। तो बताना है कि कहाँ पे इसको रखना चाहिए। तो भाई मैं मान लेता हूँ कि ये आपके पास x एक्सिस है और यहाँ पे रखा हुआ है Q चार्ज और यहाँ पे रखा हुआ है कौन सा -3Q चार्ज, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो d के बराबर है। d के बराबर सेपरेशन है इन दोनों के बीच में। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट हो सकता है इस x एक्सिस पर जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो कोई भी चार्ज उस पॉइंट पर रखने पर उसके ऊपर फोर्स 0 के बराबर होगा। सो वी हैव टू फाइंड नल पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो पहले चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर नल पॉइंट हो सकता है कहीं इनके बीच में।
तो इनके बीच में कोई भी पॉइंट यदि मैं ले भी लेता हूं तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होने वाला है। इसका मतलब कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट यदि हम लेते हैं तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ ही आता है। इसका मतलब कोई भी नल पॉइंट यहां पे नहीं मिल सकता है। नल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर है। अच्छा, बीच वाला जो है वो हमको क्लियर हो गया कि भाई इधर नहीं हो सकता है कुछ भी। अब इधर चेक करते हैं, क्या इधर कोई पॉइंट हो सकता है? तो ये नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज छोटा है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो ये छोटे चार्ज की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर एक छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, और इस ज्यादा चार्ज की वजह से कम डिस्टेंस पर एक बड़ा मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होने वाला है। और इससे इधर वाले रीजन में कुछ ऐसा ही हमारे पास सिचुएशन होगी कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा और इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होने वाला है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होने वाला है। इसका मतलब यहाँ भी कोई ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे नल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो बचा कौन हमारे पास? ये वाला रीजन है, और इस वाले रीजन में मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट P, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस छोटू चार्ज से कितना है? x, तो इस बड़ू चार्ज से कितना हो जाएगा? d + x। और आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वेट कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे kq/x² इज k, आपके पास 3q डिवाइडेड बाय d + x का स्क्वायर। तो इसमें से जो है जो हट सकता है उसको हटा देंगे, k हट जाएगा, और अंडर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव वाला रूट ही आपका आंसर होगा। तो आपको मिल जाएगा 1/x इज इक्वल टू, आपको मिलेगा यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाय d + x। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा d + x इज इक्वल टू √3x। तो यहाँ आपको मिल जाएगा √3 - 1 इंटू x इज इक्वल टू d। तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है d/√3 - 1। अब इसको रैशनलाइज कर सकते हैं और आपको दूसरी फॉर्म में भी आंसर मिल जाएगा कि d इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला आंसर भी सही हो जाएगा। रैशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दी हुई हैं एक रीजन में, एक आपके पास सिस्टम है 3 चार्जेस का ABC। तो आपको बताना है कि विच चार्जेस आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज वो चार्जेस होते हैं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं। तो यहाँ तो खत्म हो रही हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से निकल रही हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से भी निकल रही हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से हुए? A और C पॉजिटिव चार्ज हैं और B जो है नेगेटिव चार्ज है। अब दूसरे पार्ट में पूछा गया है विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड वाई। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है उतनी ही ज़्यादा फील्ड लाइंस उससे एसोसिएटेड होती हैं। यदि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलती हैं। यदि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, 2 चार्जेस की बात कर रहा हूँ नेगेटिव चार्जेस की, तो जो ज़्यादा चार्ज होगा मैग्नीट्यूड में वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उसकी तरफ आएंगी। तो यहाँ देख सकते हैं यार कि कंपैरिजन तो इन दोनों में ही हो सकता है, कंपैरिजन इन दोनों में कर सकते हैं कि यहाँ जो फील्ड लाइंस जो हैं वो कम है, यहाँ पे फील्ड लाइंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इसके मैग्नीट्यूड से। सो मैग्नीट्यूड ऑफ C इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ A। और यदि आप इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये जो लूप बन रहा है ये एक तरीके से सिमेट्रिक है, और ये सिमेट्रिक है तभी जो है इनका मैग्नीट्यूड जो है बराबर हो रहा होगा। यदि इनमें से जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी तरफ ये जो बल्ज है आपका ये शिफ्ट हो जाता है। ठीक है,